Dear students, welcome to all for the new session. First of all, namaste to all students. Due to COVID-19 spreading all over India, as per guidelines of SP governments, to run your study online so that जैसे कि आप जानते हैं कि आपको ऑनलाइन पढ़ना होगा तथा जिस जिस चैप्टर को मैं पढ़ाता जाऊंगा आप ठीक ढंग से उसको गेन करेंगे और जहाँ भी कोई मुश्किल आए उसको ज़रूर पॉइंट आउट करेंगे तथा मुझे आशा है कि आप इस अपने जीवन के बहुमूल्य समय का ठीक ढंग से सदुपयोग करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस देना चाहता हूँ। आई वांट टू गिव इम्पोर्टेंट डायरेक्शन सच एज आपने जैसे +1 में वीके पब्लिसिस्ट की किताब पढ़ी है उसी प्रकार आपने वीके पब्लिसिस्ट की किताब ही +2 में प्रेफर करनी है और जिस प्रकार में हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाते जाएंगे और आप उसे फेयर कॉपी के ऊपर ज़रूर लिखा करेंगे तथा गेन करते जाएंगे। सबसे पहले हम बीके पब्लिसिटी किताब में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग, डेफिनेशंस and importance etc. we are going to start. मुझे आशा है कि आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको हर रोज़ ये नए वीडियो मिलते रहें और आप मेरी सेवाओं का लाभ उठाते रहेंगे। Start. Now we shall discuss about economics. What is economics and its meaning and importance? First of all, economics are two parts. अर्थशास्त्र दो शब्दों के मेल से बना है, धन जमा शास्त्र, अर्थ जमा शास्त्र, धन यानी कि धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र में क्योंकि मनुष्य के अर्थशास्त्र में वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वह अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। मनुष्य की असीमित आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य के पास सीमित साधन हैं। सीमित साधन से मतलब अभिप्राय धन से है। अर्थशास्त्र में धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कोई भी अर्थशास्त्र का स्टूडेंट्स अपने दैनिक जीवन में अपनी आर्थिक क्रियाएं ठीक ढंग से करता है, अपने धन को बर्बाद नहीं करता। अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओकियास घरेलू तथा नोएमियन प्रबंध से लिया गया है और इसका अर्थ है गृह प्रबंध। इसलिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध समाज द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ तथा वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के प्रयोग से है। अर्थशास्त्र एक विकासशील शास्त्र है और इसकी परिभाषाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से दी हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। या अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, वेल्थ डेफिनेशंस,
धन संबंधी परिभाषाएं। नंबर 2, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशंस और स्केर्सिटी डेफिनेशंस and development definitions. First of all, we shall discuss about wealth definitions. आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता, जिसे आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कहा गया है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अब 1776 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, जिसकी पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम लिखो, तो एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है, यानी कि अर्थशास्त्र की ये परिभाषा एडम स्मिथ ने धन पर केंद्रित कर दी है। धन क्या है, धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आर्थिक विकास के लिए धन की बचत तथा निवेश कौन से तत्वों पर निर्भर करती है। धन से अभिप्राय सब प्रकार की भौतिक वस्तुओं से है। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वो उनका अभिप्राय धन से है। धन के बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। परंतु बहुत से इस परिभाषा के आलोचक रहे और धन संबंधी परिभाषा को उन आलोचकों ने दोषपूर्ण बताया। उसमें दोष निकाला गया क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के कल्याण के स्थान पर केवल धन को अधिक महत्व दिया गया है। यानी कि मनुष्य के कल्याण के ऊपर, मनुष्य का कल्याण के स्थान पर धन को ज़्यादा महत्व देना, ये आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ की परिभाषा की ये प्रशंसा रही है। परंतु धन तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का केवल साधन मात्र है। यानी कि धन तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, परंतु उन्होंने आलोचना की, जैसे सच एज कार्लाइल, रस्किन, मॉरिस जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसकी आलोचना की और इस परिभाषा को उसने इस परिभाषा के आधार पर दुखदाई विज्ञान कहकर इसकी निंदा कर दी। इसलिए जो दूसरी परिभाषा निकल के आई, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशंस, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मार्शल ने इस परिभाषा को दिया है। इस परिभाषा को इस प्रकार से लिखा है। डॉक्टर मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1890 में प्रकाशित की और इस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, कई बार ये एक नंबर का क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेशन में ही, फर्स्ट ए पार्ट में ही मिल जाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किताब किसने लिखी? डॉक्टर मार्शल ने। किसने लिखी? डॉक्टर मार्शल ने। डॉक्टर मार्शल की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। और इस परिभाषा के अनुसार सामाजिक मनुष्य, यानी कि अर्थशास्त्र सामाजिक मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करता है, यानी कि उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है इसमें जिसमें
वे अपने कल्याण बढ़ाने वाले, भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने वाले तथा उनका उपयोग करने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। अभौतिक पदार्थों तथा सेवाओं का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। परंतु इस परिभाषा के भी आलोचक हुए। उन्होंने इस परिभाषा को अन्य प्रकार से लिया है। उन्होंने, जो प्रसिद्ध आलोचक था इस परिभाषा का, वो रॉबिन्स है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने इस परिभाषा के कई कारणों से आलोचना की। जैसे अर्थशास्त्र में सभी मनुष्यों के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे समाज में रहते हों अथवा समाज से बाहर एकांत में रहते हों। समाज से बाहर एकांत में कौन से मनुष्य जाति रहती है, जैसे साधु। परंतु नंबर 2, एकांत में कौन रहते, परंतु उनकी भी आर्थिक क्रियाएं हैं। अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के सीमित साधनों से संबंधित आर्थिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे भौतिक हों चाहे अभौतिक हों। ये रॉबिन्स ने कहा। अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे उनसे कल्याण में वृद्धि हो या ना हो। नंबर 3, स्केर्सिटी डेफिनेशन जो रॉबिन्स ने दी। रॉबिन्स ने 1932 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की और उसकी पुस्तक का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये 1932 में प्रकाशित हुई और इसमें इसने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दे रखी है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सीमित साधनों की प्राप्ति के लिए करते हैं। जो हमारे पास सीमित साधन कौन से हैं? सीमित साधन यानी कि धन, पैसा, और आवश्यकताएं हमारी असीमित हैं। असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं और सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। तो वैकल्पिक प्रयोग की वजह से उन असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाएगा, तो इससे एक नई समस्या पैदा हो जाती है। वो चयन की समस्या है, चयन की समस्या। इसलिए उसने चयन का अध्ययन करना भी अर्थशास्त्र में जरूरी माना है, क्योंकि जब हमारे पास सीमित साधन होते हैं तो सबसे पहले यदि हम किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले चयन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है। तो चयन की समस्या को अर्थशास्त्र कहा गया है। यानी कि चयन जिस प्रकार से, मान लो हमारे पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए से हम बाजार में जाके, हमारी आवश्यकता है, हम जलेबी भी खाना चाहते हैं, बर्फ़ी भी खाना चाहते हैं, अन्य प्रकार की मिठाई भी खाना चाहते हैं, परंतु हमें सबसे पहले चयन करना पड़ेगा कि किस वस्तु से हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। कौन सी वस्तु ऐसी है जो हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे, या धन का बंटवारा हमने इस प्रकार से करना है ताकि हम थोड़ी थोड़ी वस्तु को खरीद करके अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसलिए रॉबिन्स की जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा है उसकी भी आलोचना हुई, उसका क्रिटिसाइज हुआ। जस्ट एस डार्विन, फ्रेजर, एली जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसकी आलोचना इस प्रकार से की है। रॉबिन्स ने
ने अर्थशास्त्र को केवल चयन और मूल्य निर्धारण का शास्त्र बना दिया। इसका मनुष्य के कल्याण तथा उसकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से कोई संबंध नहीं रखा गया। इसलिए अर्थशास्त्र की एक अव्यावहारिक, जटिल और अगत्यात्मक परिभाषा है। नंबर 4, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस, विकास केंद्रित परिभाषा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सैमुअलसन, पीटरसन, फर्गुसन ने इस परिभाषा को दिया है और इस परिभाषा को इस प्रकार से लिखा गया कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विज्ञान है। मानव व्यवहार का विज्ञान का मतलब यानी कि मानव का व्यवहार है, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसके पास साधन हैं और उन साधनों से जो असीमित आवश्यकताएं हैं, जब असीमित आवश्यकताएं हमारे अंदर पैदा होंगी उसके बाद चयन की समस्या हमारे पास आएगी और जो सीमित साधन हैं उनके अनेक उपयोग हैं और इन सब से निकल करके एक चयन करके ताकि उस से हमें अधिकतम संतुष्टि मिले और हमारा विकास हो और हमारा कल्याण हो। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन, इसलिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सैमुअलसन के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग के संबंध में करते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र का मतलब धन का कुशलतम बंटवारा, धन का कुशलतम बंटवारा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सैमुअलसन के अनुसार, अन्य शब्दों में, अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से तथा इसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं। वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधन का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? इन वस्तुओं को वर्तमान भविष्य के उपभोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं या साधनों के बंटवारे में किए जाने वाले सुधारों के लाभों तथा आगतों का विश्लेषण करता है। अर्थशास्त्र की इस परिभाषा को आपकी किताब के ऊपर एक छोटी सी रूपरेखा बनाकर समझाया गया है। इनके अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विज्ञान है। इस चित्र के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। जो विकास केंद्रित परिभाषा है, इस चित्र के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस चित्र से ज्ञात होता है कि एडम स्मिथ ने इसकी परिभाषा दी जो धन संबंधी परिभाषा थी, मार्शल की परिभाषा से जो कल्याण संबंधी परिभाषा थी, रॉबिन्स की परिभाषा से दुर्लभता और सैमुअलसन की परिभाषा से आर्थिक विकास। तो इस चित्र के माध्यम से इनके अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विज्ञान है। इसके दो पार्ट किए गए हैं। नंबर 1 आवश्यकताएं, नंबर 2 साधन। आवश्यकताएं और साधन। आवश्यकताएं असीमित हैं और जब आवश्यकताएं हमारी असीमित होंगी, असीमित का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। जैसे जस्ट एज हम चाहते हैं नई गाड़ी ले लें, नया बंगला ले लें, परंतु साधन सीमित हैं, धन सीमित है। सबकी आवश्यकताएं, असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए हमें सीमित साधन का किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो इसलिए चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और चयन की समस्या, जो सीमित साधन हैं, इन साधनों के अनेक उपयोग हैं, कई प्रकार से हम इनके उपयोग कर सकते हैं। और चयन की समस्या, जो चयन जब हम करेंगे तो उससे हमें अधिकतम संतुष्टि मिलेगी तथा हमारा विकास होगा और कल्याण होगा। इसलिए आर्थिक विकास संबंधी परिभाषा, सभी परिभाषाओं से निकल के ये परिभाषा आती है कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने, इनके अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने या कल्याण बढ़ाने
तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों के कुशलतम उपभोग, उत्पादन, विनिमय। उपभोग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन? क्या आप सभी जानते हैं कि उपभोग क्या होता है? जैसे मैं अपनी सेवाएं आपको प्रदान कर रहा हूं और मेरी सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं। उत्पादन, कच्चे माल को रूपांतरित करके किसी वस्तु को बनाना उत्पादन कहा जाता है। विनिमय, विनिमय का मतलब होता है व्यापार, यानी कि विनिमय से संबंधित कार्यों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाएगा, जिससे हमारा आर्थिक विकास होगा और हमें अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। तो आज हम यहां तक पढ़ेंगे। कल को हम अर्थशास्त्र में को चयन का शास्त्र क्यों कहा गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आपने अर्थशास्त्र की इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशंस पढ़ी, तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी इन डेफिनेशंस को याद करेंगे तथा अपनी फिर कॉपी के ऊपर लिखेंगे। जो इसमें प्रश्न बनते हैं, जैसे भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, विकास केंद्रित परिभाषा, सैमुअल्सन की परिभाषा, धन संबंधी परिभाषा इत्यादि। और मुझे आशा है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। परंतु इस कार्य को आप अवश्य धीरे धीरे कॉपियों के ऊपर भी करते जाएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम परीक्षा के समय आपको ये थोड़ी इसमें हेल्प मिल सके। यदि आपको कोई बात समझ नहीं आए, या मैं कोई फास्ट या जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो उसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। और व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप थोड़े बहुत आप काम कर भी रहे हैं या कोई आपको प्रॉब्लम है, तो उसको पूछ सकते हैं। मुझे आशा है कि ये जितना भी मैंने आपको रीड करवाया वह आपने ज़रूर समझा होगा और आपने मेरी सेवाओं का लाभ लिया होगा। दैट्स ऑल।